हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हीट के आज के इस लेक्चर में हम देखो क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये पढ़ेंगे कि हीट एनर्जी की प्रैक्टिकल यूनिट क्या होती है, जो कि कैलोरी होती है। और फिर उसके बाद में ये पढ़ेंगे कि 1 कैलोरी क्या होती है। और फिर उसके बाद में ये पढ़ेंगे कि हम कैसे मैकेनिकल वर्क को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और हीट एनर्जी को कैसे मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद में 1 कैलोरी कितने जूल होती है, मतलब कैलोरी और जूल में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। और फिर उसके बाद में किसी सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट क्या होती है उसको पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद में लॉ ऑफ मिक्सिंग को पढ़ेंगे। मतलब हमारे पास कुछ सब्सटेंसेस होंगी अलग अलग टेम्परेचर्स पे, हम उनको कांटेक्ट में लाएंगे तो थर्मल इक्विलिब्रियम पे कॉमन टेम्परेचर कितना होगा। और फिर लॉ ऑफ मिक्सिंग के ऊपर बेस्ड कुछ अच्छे टेक्निकल न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखो यूनिट्स ऑफ हीट एनर्जी। तो देखो हीट एनर्जी की जो प्रैक्टिकल यूनिट होती है ना, वो होती है कैलोरी। प्रैक्टिकल यूनिट है कैलोरी, ठीक है। और एसआई यूनिट ऑब्वियसली जूल हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखो 1 कैलोरी को समझो। 1 कैलोरी क्या है, इसकी डेफिनेशन देखो 1 कैलोरी की। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। इन रियलिटी 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर करना हो हमें 1 ग्राम वाटर का, तो जितनी हीट एनर्जी चाहिए होगी ना उसी को बोलते हैं 1 कैलोरी, ठीक है। तो अब देखो मैकेनिकल वर्क को मैं हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता हूं। वो कैसे अभी पता चलेगा। मैकेनिकल वर्क कैन बी कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी या हीट में। वो कैसे, तो देखो मान लो मेरे पास ये वाटर है, ठीक है। आप इस वाटर में अपना हाथ बार बार मारो, वाटर के अंदर अपने हाथ को ऐसे बार बार मारो, तो इसका मतलब आप मैकेनिकल वर्क कर रहे हो। तो वाटर के अंदर अगर आप अपना हाथ बार बार ऐसे मारोगे ना, तो आपको क्या मिलेगा कि वाटर का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ गया। ऐसा होता है, बेशक थोड़ा सा बढ़ता हो, ठीक है। अब टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा वाटर का, उसको हीट एनर्जी मिली होगी, लेकिन हमने तो मैकेनिकल वर्क किया, तो इसका मतलब मैकेनिकल वर्क हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और ऐसे ही हीट एनर्जी को हम मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। हीट एनर्जी कैन बी कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल वर्क। जैसे कि हीट इंजन हो गया, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे हम इसको। वहां पे क्या होता है, हम हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इट हीट इंजन, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे इसको हम। तो इसका मतलब मैकेनिकल वर्क और हीट इंटर कन्वर्टेड है। मैकेनिकल वर्क को हीट में कन्वर्ट कर सकते हो, हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है।
और देखो एक्सपेरिमेंटली मैंने क्या पाया, ऐसा मिला हमें, एक्सपेरिमेंटली एक्सपेरिमेंट किए गए होंगे कि अगर मैं 1 ग्राम वाटर लूं, मान लो 1 ग्राम वाटर लूं, ठीक है, और इस 1 ग्राम वाटर पे मैं कितना मैकेनिकल वर्क करूं, 4.186 जूल। अगर मैं इतना मैकेनिकल वर्क 1 ग्राम वाटर पे किया, मैंने 1 ग्राम वाटर लिया और उस पे कितना मैकेनिकल वर्क किया, 4.186 जूल। एक्सपेरिमेंटली मैंने ऐसा पाया, उस 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर है ना 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा पाया मुझे, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीजेज बाय 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब मैंने 1 ग्राम वाटर लिया, उस पे मैंने मैकेनिकल वर्क किया और कितना किया, 4.186 जूल। मतलब उस 1 ग्राम वाटर में मैंने अपना हाथ ऐसे डुबो के ऐसे ऐसे अपने हाथ को हिलाया, ठीक है, और मैंने क्या किया कि एक तरह से 4.186 जूल मैकेनिकल वर्क किया 1 ग्राम वाटर पे। इस वाटर के अंदर अपना हाथ डुबो के और ऐसे ऐसे मैं अपने हाथ को हिलाऊंगा वाटर के अंदर, और मान लो मैंने 4.186 जूल मैकेनिकल वर्क किया, तो ऑब्वियसली उस 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर तो जरूर बढ़ेगा, ठीक है। तो वाटर का टेम्परेचर बढ़ा है तो इसका मतलब वाटर को हीट एनर्जी मिली होगी, तो इसका मतलब ये मैकेनिकल वर्क हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ होगा ऑब्वियसली, ठीक है। और मुझे ऐसा मिला कि उस 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। और देखो 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस अगर मुझे बढ़ाना है तो उस 1 ग्राम वाटर को कितनी हीट एनर्जी देनी होती है, 1 कैलोरी। तो इसका मतलब एक तरह से 1 कैलोरी 4.186 जूल के बराबर होगी। यही 4.186 जूल मैकेनिकल वर्क हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ होगा, और उसने इस 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया होगा। और 1 कैलोरी की डेफिनेशन क्या है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। इन रियलिटी ये होता है, किताबों में जो डेफिनेशन होती है ना 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाना हो 1 ग्राम वाटर का, तो जितनी हीट एनर्जी चाहिए ना उसी को 1 कैलोरी बोलते हैं, ठीक है। वैसे आप ऐसे भी बोल सकते हो केवल बाय 1 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इन रियलिटी क्या होता है 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस। अगर आपने 1 डिग्री से वाटर का टेम्परेचर बढ़ाना ना 14.5 से 15.5 करना है और 1 ग्राम वाटर का, तो जितनी हीट एनर्जी चाहिए उसी को बोलते हैं 1 कैलोरी। और मैंने यहाँ पे 1 ग्राम वाटर ही लिया, ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया और उस पे 4.186 जूल मैकेनिकल वर्क किया, तो ऑब्वियसली वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ होगा, जिससे इस 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर मुझे कितना बढ़ा मिला 1 डिग्री सेल्सियस से। तो सीधी सी बात है 1 कैलोरी किसके बराबर हो जाएगी, 4.186 जूल के बराबर। तो ये रिलेशन आ गया कैलोरी और जूल में, ठीक है। ये जो 4.186 है ना, इसको बोला जाता है ये बड़े वाला जे, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, ठीक है। और देखो फॉर सिंपल कैलकुलेशंस, कैलकुलेशन सिंपल हो जाए तो 4.186 को मैं 4.2 मान के चलूंगा,
1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। ठीक है, ताकि कैलकुलेशंस सिंपल रहे और कुछ नहीं। 4.186 को मैं नियरली 4.2 मान के चलूंगा फॉर सिंपल कैलकुलेशंस। ठीक है, तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। तो इन रियलिटी तो क्या होता है, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल। कैलोरी और जूल में ये रिलेशन है, लेकिन 4.186 को मैं यहाँ पे 4.2 मान के चलूंगा ताकि कैलकुलेशंस आसान हो जाए। ठीक है, तो ये था कैलोरी और जूल में रिलेशन। तो इसको याद रखना, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। और 1 कैलोरी की डेफिनेशन क्या है, 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर मुझे 1 डिग्री सेल्सियस से रेज करना है, बढ़ाना है। तो जितनी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी ना, उसी को 1 कैलोरी बोलूंगा। वास्तविकता में क्या होता है, अगर मुझे 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 14.5 से 15.5 डिग्री सेल्सियस करना है, 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है, तो जितनी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसी को 1 कैलोरी बोला जाता है। तो ये तो इन रियलिटी है, लेकिन आप केवल ये भी बोल सकते हो 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर हमें 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है, तो जितनी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वही क्या, 1 कैलोरी। ठीक है, और मैकेनिकल वर्क को हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में, मतलब ये इंटर कन्वर्टेड होती हैं, मैकेनिकल वर्क एंड हीट एनर्जी, इनको आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है। और ये कैलोरी और जूल में रिलेशन है। और जो प्रैक्टिकल यूनिट होती है ना हीट एनर्जी की, वो होती है कैलोरी। और एसआई यूनिट ऑब्वियसली जूल होगी, क्योंकि एनर्जी है, हीट एनर्जी भी तो एनर्जी ही है। एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होती है, जूल। तो देखो इसको तो मैं यहां पे कोने में लिख दे रहा हूं, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक हीट क्या होती है। स्पेसिफिक हीट, इसको हम एस से डिनोट करेंगे। ठीक है, किसी सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट क्या होती है, इसकी डेफिनेशन देखो। स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द एनर्जी या द हीट एनर्जी required to raise the temperature of 1 gram substance by 1 degree Celsius। ठीक है, तो देखो स्पेसिफिक हीट की एसआई यूनिट क्या होगी। कैपिटल एस से मैं स्पेसिफिक हीट को डिनोट करूंगा, तो डेफिनेशन से ही पता चल रहा है एसआई यूनिट क्या होगी। स्पेसिफिक हीट की एसआई यूनिट कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो देखो मान लो मेरे पास कोई सब्सटेंस है जिसका मास है m ग्राम। ठीक है, एक तरह से ऐसा मान लो, या m मास है, और ये सब्सटेंस मान लो यहां पे एट टेम्परेचर T है। ठीक है, और इस सब्सटेंस की जो स्पेसिफिक हीट है ना वो S है। ठीक है, ये क्या है, स्पेसिफिक हीट। अब देखो मुझे इसका टेम्परेचर बढ़ाना है इस सब्सटेंस का, तो क्या करना होगा, मुझे इसको हीट देनी होगी, हीट एनर्जी। और वो मैंने मान लो क्यू दी, क्यू हीट एनर्जी, जिससे इस सब्सटेंस का टेम्परेचर डेल्टा टी से बढ़ गया।
अब उसी सब्सटेंस का टेम्परेचर T प्लस डेल्टा टी हो गया। इंक्रीज इन टेम्परेचर कितना आया, डेल्टा टी। और देखो इस सब्सटेंस की जो स्पेसिफिक हीट है ना वो S है, ठीक है। और मैंने इसको हीट एनर्जी दी कुछ Q, जिससे इसका टेम्परेचर T से बढ़ के T प्लस डेल्टा टी हो गया, मतलब इंक्रीज इन टेम्परेचर कितना है, डेल्टा टी। तो कितनी हीट एनर्जी देनी होगी, Q फाइंड आउट करो। तो अब देखो स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन क्या कहती है। अगर मुझे 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है तो उस सब्सटेंस को कितनी हीट एनर्जी देनी होगी, S कैलोरी। सीधी सी बात है, S क्या है यहां पे, स्पेसिफिक हीट। कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ऐसा यूनिट। तो इसका मतलब एक तरह से 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर मुझे 1 डिग्री सेल्सियस से रेज करना है तो उस सब्सटेंस को कितनी हीट एनर्जी देनी होगी, S कैलोरी। S क्या है यहां पे, स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट सब्सटेंस। और देखो अगर मुझे M ग्राम सब्सटेंस वही है, अब मास क्या हो गया, M ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है, रेज करना है, तो कितनी हीट एनर्जी देनी होगी, MS कैलोरी। सीधी सी बात है। और मुझे M ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर डेल्टा T डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है तो कितनी हीट एनर्जी देनी होगी, MS इंटू में डेल्टा टी। ये तो वेरी सिंपल है, इतनी कैलोरी हीट एनर्जी देनी होगी। तो यही क्या है यहां पे, ये Q, ठीक है। तो Q किसके बराबर आ गया यहां पे, MS डेल्टा टी, ठीक है। और अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जो वाटर की स्पेसिफिक हीट होती है ना, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, वो कितनी होती है, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इसको जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस में बदलो। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इतनी होती है, ये याद रखना, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो देखो 1 कैलोरी कितना, 4.2 जूल। और नीचे ग्राम है, ग्राम को अगर आप केजी में कन्वर्ट करोगे तो 10 की पावर -3 केजी आएगा, सीधी सी बात है। और यहां पे नीचे डिग्री सेल्सियस, तो 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस कितना आ गया, एक तरह से यहां से 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। मतलब मान लो मेरे पास 1 केजी वाटर है और उस 1 केजी वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है, तो उस 1 केजी वाटर को मुझे कितनी हीट एनर्जी देनी होगी, 4200 जूल, ठीक है। और अब देखो स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस एंड स्टीम। स्टीम क्या होती है, वाटर गैस, वाटर वेपर्स बोल दो, स्टीम को वाटर वेपर्स भी बोल सकते हो। और आइस का तो हमें पता ही है। तो आइस और स्टीम इन दोनों की स्पेसिफिक हीट सेम होती है और वो होती है 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो इसको जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस में भी बदल सकते हो। तो देखो 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस कितना आया, 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। तो 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस कितना हो जाएगा, 4200 इंटू में 0.5, इतने जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2100 जूल
पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये इसमें मेन फॉर्मूला है, Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। मतलब मेरे पास कोई सब्सटेंस है जिसकी स्पेसिफिक हीट एस है और उस सब्सटेंस का मास है m, और उस सब्सटेंस का टेम्परेचर मुझे डेल्टा टी से बढ़ाना है, तो उस सब्सटेंस को मुझे कितनी हीट एनर्जी देनी होगी, Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। इसको याद रखना। ठीक है, अब देखो इसके ऊपर बेस्ड, इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल करते हैं। तो देखो इस न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, मान लो मेरे पास एक बकेट में वाटर है, एक बाल्टी में वाटर है, और ये वाटर है 2 kg। ठीक है, 2 kg वाटर। ये वाटर का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, और देखो इस वाटर का टेम्परेचर मुझे 5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 10 डिग्री सेल्सियस करना है। ठीक है, वही 2 kg वाटर, इस 2 kg वाटर का टेम्परेचर मुझे 5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 10 डिग्री सेल्सियस करना है। तो इसको मुझे हीट देनी होगी ना, क्यों, कुछ हीट देनी होगी, यही फाइंड आउट करना है कितनी हीट देनी होगी। तो अब देखो यहां पे इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ 2 kg वाटर, ये कितना आया, 10 माइनस 5 डिग्री सेल्सियस। सही बात है, और Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी का यूज करेंगे। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, वो जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस में कितनी होती है, 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, इतनी होती है। तो Q क्या हो जाएगा, एम एस डेल्टा टी। एम मास ऑफ वाटर कितना होगा, 2 kg। तो यहां से Q निकल आएगा m2 स्पेसिफिक हीट है, m तो क्या 2 kg, और S स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और इनटू में डेल्टा टी, इंक्रीज इन टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो देखो केजी इंटू में केजी की पावर -1, ये कैंसिल हो गया। डिग्री सेल्सियस इंटू में डिग्री सेल्सियस की पावर -1, ये कैंसिल हो गया। तो कुल मिला के जूल ही बचेगा, और बचना भी चाहिए। और ये कितना होगा, 42 इंटू में 10 की पावर 3 जूल, 5 दूनी 10, और 4200 है ना, तो 42 इंटू में 10 की पावर 2, और 10 की पावर 2 इंटू में 10 की पावर 1, 10 की पावर 3, तो 42 इंटू में 10 की पावर 3 जूल। इतनी हीट एनर्जी मुझे देनी होगी इस 2 kg वाटर को। ठीक है, कि इसका टेम्परेचर में कितना इंक्रीज आ जाए, बाय 5 डिग्री सेल्सियस। इस जूल को आप चाहो तो कैलोरी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। तो 1 जूल क्या हो जाएगा, 1 जूल 1/4.2 कैलोरी। तो यहां पे 4.2 से डिवाइड कर दो बस, तो ये कैलोरी में आ जाएगा। अभी तो ये जूल में आया है। ठीक है, तो अगर आप इसको कैलोरी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो बस 4.2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये आ जाएगा 10 की पावर 4 कैलोरी। तो 10 की पावर 4 कैलोरी बोल दो, या 42 इंटू में 10 की पावर 3 जूल। इतनी हीट एनर्जी देनी होगी इस 2 kg वाटर को कि इसके टेम्परेचर में कितना इंक्रीज आ जाए, 5 डिग्री सेल्सियस। अब देखो अब हम लॉ ऑफ मिक्सिंग को पढ़ेंगे। लॉ ऑफ मिक्सिंग,
लॉ ऑफ मिक्सिंग देखो क्या कहता है, यहां पे क्या होगा, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस होंगी एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, उनको हम कांटेक्ट में लाएंगे तो वे कुछ थोड़ी सी देर बाद एक कॉमन टेम्परेचर पे आ जाएंगी सारी सब्सटेंसेस, और तब उस कंडीशन को बोलूंगा मैं थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन। वो कॉमन टेम्परेचर फाइंड आउट करना होगा। लॉ ऑफ मिक्सिंग, तो देखो मान लो मेरे पास दो सब्सटेंस है, एक सब्सटेंस है ए और एक सब्सटेंस है बी। पहले दो सब्सटेंस है समझ लेते हैं, ठीक है। इस सब्सटेंस का मास है मान लो एम ए, इस सब्सटेंस का मास है मान लो एम बी, ठीक है। और मान लो ये एट T1 टेम्परेचर पे है और ये T2 टेम्परेचर पे है, ठीक है। और मान लो इस सब्सटेंस की जो स्पेसिफिक हीट है वो मान लो SA है, इस सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट है मान लो SB, ठीक है। और मान लो ये हॉट सब्सटेंस है और ये कोल्ड, तो इसका मतलब T1 T2 से ज्यादा होगा ऑब्वियसली, ठीक है। ये T1 टेम्परेचर पे, ये T2 टेम्परेचर पे, इस सब्सटेंस का मास Ma, इसका मास Mb, इसकी स्पेसिफिक हीट SA, इसकी स्पेसिफिक हीट SB। T1 मान लो T2 से ज्यादा, तो इसका मतलब ये हॉट है ये कोल्ड है, ये रिलेटिवली हॉट है ये रिलेटिवली कोल्ड है, ठीक है, क्योंकि T1 T2 से ज्यादा है ना। तो अब देखो मैं इनको कांटेक्ट में लाऊंगा, ठीक है। इनको मैं कांटेक्ट में ले आया दोनों सब्सटेंसेस को। तो देखो कांटेक्ट में लाने से क्या होगा, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट एनर्जी का फ्लो होगा, ठीक है। और ये जब तक होगा जब तक इनका टेम्परेचर सेम नहीं आ जाता जब तक दोनों बॉडीज का टेम्परेचर, जब तक बोथ बॉडीज या दोनों सब्सटेंसेस बोल दो का टेम्परेचर सेम नहीं आ जाता, सेम नहीं हो जाता, ठीक है। तो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट एनर्जी का फ्लो होगा, और ये जब तक होगा हीट एनर्जी का फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, जब तक इन दोनों बॉडीज का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। और मान लो कुछ समय बाद, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, आफ्टर सम टाइम इन दोनों बॉडीज का टेम्परेचर सेम हो गया, यही क्या कॉमन टेम्परेचर T, यही मुझे फाइंड आउट करना होगा। कुछ समय बाद दोनों बॉडीज का या दोनों सब्सटेंसेस का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम। अब कोई हीट एनर्जी का फ्लो नहीं होगा, ठीक है। मैं इन दोनों को कांटेक्ट में लाया, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट एनर्जी का फ्लो हुआ, और होता भी है हॉट से कोल्ड की तरफ होता है। तो ये भी हीट एनर्जी का फ्लो तब तक होगा जब तक कि इन दोनों बॉडीज का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। जैसे ही इन दोनों बॉडीज का टेम्परेचर सेम हो जाएगा ना, उसको बोलेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम। और ये कॉमन टेम्परेचर T फाइंड आउट करना। जैसे इनका टेम्परेचर सेम हो जाएगा ना, कॉमन कैपिटल T, तो कोई उसके बाद में कोई हीट एनर्जी का फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो देखो ये बात तो पक्की है, ये कैपिटल T
T2 से ज्यादा होगा और T1 से कम होगा। मतलब ये जो हॉट थी इसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम हुआ होगा और कोल्ड सब्सटेंस का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा होगा। इसका मतलब ये कैपिटल T1 और T2 के कहीं ना कहीं बीच में होगा। ठीक है, ये बात पक्की है और ऐसा होता भी है। तो देखो इस ए सब्सटेंस का टेम्परेचर ऑब्वियसली पक्का कम हुआ होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ा होगा। ठीक है, तो इस ए सब्सटेंस ने कितनी हीट एनर्जी लॉस की और उतनी ही हीट एनर्जी इस बी सब्सटेंस ने गेन की होगी फ्रॉम ए सब्सटेंस। जैसे मैं इन दोनों को कॉन्टैक्ट में लाया तो हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी हीट एनर्जी का फ्लो होगा। तो यहां पे ए सब्सटेंस से हीट एनर्जी को लॉस कर रही है और उतनी ही हीट एनर्जी को बी सब्सटेंस गेन कर रही है। तो यहां पे ये ध्यान रहे, देयर शुड बी नो लॉस ऑफ हीट एनर्जी टू सराउंडिंग। जो ये सराउंडिंग है ना उसको हीट एनर्जी नहीं मिलनी चाहिए सराउंडिंग को। ठीक है, इन दोनों में ही हीट एनर्जी का एक्सचेंज होना चाहिए। नो लॉस ऑफ हीट एनर्जी टू सराउंडिंग, ये जरूरी है। ठीक है, तो देखो इस बॉडी का ए सब्सटेंस का टेम्परेचर कम हुआ है, इसका बढ़ा है। ये किसके कारण हुआ है ऐसा? क्योंकि ए बॉडी से बी बॉडी की तरफ हीट एनर्जी का फ्लो हुआ है और ये भी है कि सराउंडिंग को कोई हीट नहीं मिलनी चाहिए, कोई हीट एनर्जी नहीं मिलनी चाहिए सराउंडिंग को। मतलब हीट एनर्जी का लॉस सराउंडिंग में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब इस ए बॉडी ने जितनी हीट लॉस की है उतनी ही हीट एनर्जी इस बी बॉडी ने गेन की होगी। हीट एनर्जी लॉस बाय ए सब्सटेंस इज इक्वल टू हीट एनर्जी गेन बाय बी सब्सटेंस। इन दोनों में ही रहेगी हीट एनर्जी, सराउंडिंग को लॉस नहीं हो रही हीट एनर्जी। ठीक है, तो देखो इस ए सब्सटेंस से हीट एनर्जी निकली है और वो बी सब्सटेंस में गई है। ठीक है, तभी तो ए सब्सटेंस का टेम्परेचर कम हुआ है, T1 से घटकर T हो गया और वो हीट एनर्जी बी सब्सटेंस की तरफ गई है ना। तो इसका मतलब बी सब्सटेंस का या बी बॉडी का टेम्परेचर T2 से बढ़कर T हुआ है, तो पक्का T2 से ज्यादा होगा, T1 से कम होगा। ठीक है, तो देखो हीट एनर्जी लॉस बाय ए सब्सटेंस, उस फॉर्मूले का यूज करो ms डेल्टा टी। इस फॉर्मूले का यूज होगा यहां पे दोनों तरफ। तो यहां पे इस सब्सटेंस का ए सब्सटेंस का टेम्परेचर घटा है क्योंकि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट एनर्जी का फ्लो होगा ना, तो ऑब्वियसली ए बॉडी का टेम्परेचर घटा होगा। तो इसका मतलब ए सब्सटेंस से कितनी हीट एनर्जी निकली होगी? MaSa इंटू में डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस, मतलब T1 माइनस टी। ठीक है, इज इक्वल टू, अब वही हीट एनर्जी बी बॉडी को मिली होगी या बी सब्सटेंस को मिली होगी फ्रॉम ए सब्सटेंस। तो बी सब्सटेंस का टेम्परेचर T2 से बढ़कर T हुआ है, तो इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ बी सब्सटेंस वो क्या हुआ? T माइनस T2। तो अगर T2 से बढ़कर T हुआ है बी सब्सटेंस का टेम्परेचर, तो ऐसे में बी सब्सटेंस को कितनी हीट एनर्जी मिलनी चाहिए? और वो ए सब्सटेंस से मिलेगी। कितनी मिलनी चाहिए? MbSb इंटू में इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ बी सब्सटेंस, कैपिटल T माइनस T2। ठीक है, तो यहां से आप कैपिटल T की वैल्यू निकाल सकते हो और यह आएगी MaSa T1 प्लस MbSb T2 डिवाइडेड बाय
MaSa प्लस MbSb ये आएगी। ठीक है, यहां से अगर आप कैपिटल टी की वैल्यू निकालोगे ना, ये आएगी पक्का, निकाल भी सकते हो, यही आएगी। चलो निकालते हैं। MaSa T1 माइनस MaSa T इज इक्वल टू MbSb T माइनस MbSb T2। तो यहां पे T को कॉमन ले लो। ठीक है, MaSa प्लस MbSb इज इक्वल टू MaSa T1 प्लस MbSb T2। तो ये तो डिवाइड में आ जाएगा, तो कैपिटल T इतना ही तो आया। ठीक है, देख सकते हो इतना ही आया। तो यहां पे ये ध्यान रहे कि हीट एनर्जी है ना, सराउंडिंग को लॉस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कुल मिला के हीट एनर्जी सिस्टम में ही रहनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखो इसका एक शॉर्ट मेथड है या सेकंड मेथड, वो क्या है, समेशन ms डेल्टा टी इज इक्वल टू 0। कहीं ना कहीं इसके पीछे लॉजिक पता है क्या है, हीट एनर्जी शुड नॉट लॉस टू सराउंडिंग, मतलब सिस्टम के अंदर ही रहनी चाहिए। ठीक है, हीट एनर्जी नॉट लॉस टू सराउंडिंग। तो सेकंड मेथड ये है, समेशन ms डेल्टा टी इज इक्वल टू 0। तो देखो सेकंड मेथड भी अगर मैं इसके ऊपर अप्लाई करूंगा ना, कैपिटल टी की वैल्यू यही आएगी, ये वाली। तो सेकंड मेथड बेशक से अप्लाई करके देख लो। तो देखो समेशन ms डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 ये अप्लाई करते हैं सेकंड मेथड। MaSa डेल्टा टी क्या, चेंज इन टेम्परेचर, मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो कैपिटल T माइनस T1 प्लस MbSb कैपिटल T माइनस T2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से भी कैपिटल T की वैल्यू यही आएगी, MaSa T1 प्लस MbSb T2 डिवाइडेड बाय MaSa प्लस MbSb। ठीक है, यही आएगी यहां से भी। तो ये तो केवल 2 बॉडीज के लिए था, लेकिन ये जो सेकंड मेथड है ना, इसमें चाहे कितनी भी बॉडी कांटेक्ट में हो, चाहे 2 हो या 3 हो या 4 हो 5 हो, कितनी भी हो, नंबर ऑफ बॉडीज चाहे कुछ भी हो, या नंबर ऑफ सब्सटेंसेस कुछ भी हो, कितनी भी हो। ठीक है, तो अब देखो अगर 3 सब्सटेंसेस हुई, यहां पे तो 2 थी, मान लो एक सब्सटेंस ये है, सब्सटेंस ए जिसका मास Ma और ये मान लो T1 टेम्परेचर पे है इनिशियली, और इसकी स्पेसिफिक हीट है Sa। और दूसरी सब्सटेंस ये है सब्सटेंस बी, मास Mb, ये मान लो T2 टेम्परेचर पे है, स्पेसिफिक हीट मान लो Sb है। और मान लो तीसरी सब्सटेंस ये है सब्सटेंस सी, इसका मास Mc है और ये T3 टेम्परेचर पे है, स्पेसिफिक हीट Sc। तो अब देखो, अब मैं इन तीनों को कांटेक्ट में लाऊंगा। ठीक है, तीनों को मैं कांटेक्ट में लाऊंगा। तो देखो इनके बीच में हीट एनर्जी का फ्लो होगा, बिल्कुल होगा।
तो थोड़ी देर बाद ये तीनों सेम टेम्परेचर पे आ जाएंगे, टी टी टी, मतलब ये थर्मल इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये टी कैसे फाइंड आउट करूं, यहां पे तो तीन सब्सटेंस है, तो इसी का यूज करना होगा। ठीक है, समेशन एम एस डेल्टा टी इज इक्वल टू 0। तो जब मैं इसका यूज करूंगा ना तीन सब्सटेंस के लिए, तो टी की वैल्यू क्या आएगी, एम ए एस ए टी वन प्लस एम बी एस बी टी टू प्लस एम सी एस सी टी थ्री डिवाइडेड बाय एम ए एस ए प्लस एम बी एस बी प्लस एम सी एस सी। ठीक है, ये आएगी। जनरल जो फॉर्मूला बनेगा ना, कैपिटल टी, मान लो 4 हो 5 हो 6 हो सब्सटेंस एट T1 T2 T3 T4 T5 T6 टेम्परेचर्स पे, और उनका मास हो Ma Mb Mc Md Me डैश 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 जो भी है, और उनको मैं कांटेक्ट में लाऊंगा, तो उनके बीच में हीट एनर्जी शेयर होगी, हीट एनर्जी फ्लो होगी, लेकिन सराउंडिंग को हीट एनर्जी लॉस नहीं होनी चाहिए, ध्यान रहे। तो कुछ टाइम बाद वे कॉमन टेम्परेचर पे आ जाएंगी, वो कैपिटल टी कॉमन टेम्परेचर, वो क्या होगा, जनरल फॉर्मूला ये बिल्कुल इसी जैसा है, एम ए एस ए टी वन प्लस एम बी एस बी टी टू प्लस एम सी एस सी टी थ्री प्लस डैश 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 डिवाइडेड बाय एम ए एस ए प्लस एम बी एस बी प्लस एम सी एस सी प्लस डैश डैश डैश। ठीक है, ये बिल्कुल जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब हम लॉ ऑफ मिक्सिंग के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। लॉ ऑफ मिक्सिंग के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। तो देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, ये ध्यान रहे यहां पे जो लॉ ऑफ मिक्सिंग के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे ना, सराउंडिंग में हीट एनर्जी का कोई लॉस नहीं होना चाहिए, सराउंडिंग को कोई हीट एनर्जी नहीं मिलनी चाहिए, सिस्टम में ही रहेगी हमारी हीट एनर्जी। जब कुछ सब्सटेंस कांटेक्ट में आएंगी, उनके बीच हीट एनर्जी का फ्लो होगा, उनमें ही हीट एनर्जी शेयर होगी, और कुछ टाइम बाद सेम टेम्परेचर पे आ जाएंगी वे बॉडीज जो कि कांटेक्ट में आई थी, और वही क्या होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम, वो कॉमन टेम्परेचर फाइंड आउट करना होगा। तो अब देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल लॉ ऑफ मिक्सिंग के ऊपर बेस्ड, मान लो मेरे पास ये एक सब्सटेंस है, ठीक है, ए सब्सटेंस, इसका मास है मान लो 2 kg, और ये 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे है। ठीक है, एक दूसरी सब्सटेंस है बी, इसका मास 1 kg है, और ये 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे है। इस ए सब्सटेंस की जो स्पेसिफिक हीट है एस ए, वो कितनी गिवन है, 2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और इस बी सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट कितनी गिवन है, 4 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो देखो अब मैं इन दोनों को कांटेक्ट में लाऊंगा, ठीक है, ए और बी सब्सटेंस को, फिलहाल तो ये अलग अलग टेम्परेचर पे हैं, इन दोनों को कांटेक्ट में लाऊंगा, ये ले आया कांटेक्ट में, ए सब्सटेंस का मास 2 kg, बी का 1 kg। तो देखो ये हॉट बॉडी थी ना, और ये कोल्ड थी, तो जैसे मैं इनको कांटेक्ट में लाऊंगा, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ
हीट एनर्जी का फ्लो होगा, बिल्कुल होगा, होता भी है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। और ये जब तक होगा जब तक इन दोनों बॉडीज का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। और मान लो कुछ टाइम बाद इन दोनों बॉडीज का टेम्परेचर सेम हो गया, मतलब ये सेम टेम्परेचर पे आ गई टी पे, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो ये कैपिटल टी फाइंड आउट करो बस। तो अब सोल्व करते हैं इसको। तो देखो एक तो ये भी अप्लाई कर सकते हो इसमें, हीट लॉस बाय इज इक्वल टू हीट गेन बाय बी, हीट लॉस बाय ए सब्सटेंस इज इक्वल टू हीट गेन बाय बी सब्सटेंस, ठीक है। और यहां पे ये जान रहे हैं जो सराउंडिंग है ना उसको हीट एनर्जी नहीं मिलनी चाहिए, सराउंडिंग में हीट एनर्जी का लॉस नहीं होना चाहिए। हीट एनर्जी इस हॉट से कोल्ड बॉडी की तरफ फ्लो करेगी ना, जैसे मैं इनको कॉन्टैक्ट में लाऊंगा, ठीक है। तो हीट एनर्जी अंदर ही रहनी चाहिए सिस्टम में, हाँ वो हॉट से कोल्ड की तरफ फ्लो करेगी जब तक इन दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता, जब तक ये थर्मल इक्विलिब्रियम पे नहीं आ जाती। तो आपकी मर्जी है कौन सा ही मेथड अप्लाई कर लो, बात वही पड़ेगी, बात वही होती है, मेथड भले ही अलग हो, बात कुल मिला के कंक्लूजन वही आता है। तो मैं ये अप्लाई करने जा रहा हूं, समेशन एम एस डेल्टा टी इज इक्वल टू 0, ठीक है। और देखो 2 kg को मैं ग्राम में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो ये कितना आएगा, 2 इंटू में 10 की पावर 3 ग्राम। 1 kg को ग्राम में कन्वर्ट करो तो 1 इंटू में 10 की पावर 3 ग्राम, 1000 ग्राम। और समेशन एम एस डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 इसका यूज कर लो, क्योंकि सराउंडिंग को कोई हीट एनर्जी नहीं मिल रही, सराउंडिंग को कोई हीट एनर्जी नहीं मिल रही। हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट एनर्जी का फ्लो होगा, बिल्कुल होगा, जब तक ये थर्मल इक्विलिब्रियम पे नहीं आ जाते। तो इसका यूज कर लो, m 2 इंटू में 10 की पावर 3 s 2। देखो मैंने ग्राम में क्यों बदला, क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस में गिवन है, ये देखो, ठीक है ना। इसलिए मैंने मास को केजी से ग्राम में बदल लिया। तो एम एस इंटू में डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर फाइनल माइनस इनिशियल, तो टी माइनस 80 प्लस m 10 की पावर 3 s 4 डेल्टा टी t माइनस 30 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो यहां पे 10 की पावर 3 तो खत्म हो गया, एक तरह से कॉमन आके खत्म हो जाएगा, ठीक है। और 2 दूनी 4 ये भी खत्म हो जाएगा, तो कुल मिला के टी माइनस 80 प्लस टी माइनस 30 शुड बी इक्वल टू 0। तो 2t इज इक्वल टू 110। तो यहां से t कितना आ गया, 55 डिग्री सेल्सियस, ये मेरा आंसर हो गया। तो जब आप इनको कॉन्टैक्ट में लाओगे ना तो थोड़ी देर बाद में ये 55 डिग्री सेल्सियस कॉमन टेम्परेचर पे आ जाएंगी। तो जैसे ही इनको कॉन्टैक्ट में लाओगे थोड़ी देर के लिए हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट एनर्जी का फ्लो होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो जब हीट एनर्जी का फ्लो होना बंद हो जाएगा तब इन दोनों का टेम्परेचर कॉमन होगा, मतलब तब थर्मल इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे। और वो टेम्परेचर कितना होगा, 55 डिग्री सेल्सियस। तो अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल, लॉ ऑफ मिक्सिंग के ऊपर बेस्ड। सेकंड न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है। मान लो मेरे पास वाटर है एक बकेट में, ठीक है, 2 kg वाटर है, 2 kg, और ये वाटर 40 डिग्री सेल्सियस पे है,
40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। इस बकेट में वाटर 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे है और 2 kg वाटर है, ठीक है। और एक दूसरी बकेट भी है, मान लो ये ए बकेट है, ये बी बकेट है, बाल्टी है, ए बाल्टी बी बाल्टी, इसमें 1 kg वाटर है, ठीक है। और ये किस टेम्परेचर पे है, 90 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। ए बकेट बी बकेट, इसमें 2 kg वाटर, इसमें 1 kg। ये वाटर 40 डिग्री सेल्सियस पे, ये 90 डिग्री सेल्सियस पे है। अब मैं क्या करूंगा, देखो ये बाल्टी काफी बड़ी है ऐसा मानो, ठीक है। ये जो 1 kg वाटर है ना, ये इसमें डाल दूंगा, ये इसमें डाल दूंगा, ठीक है। ये 1 kg वाटर, तो 2 तो पहले ही था, एक और डाल दिया, तो देखो ये 1 kg वाटर 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे था, ये मैंने इस बाल्टी में डाल दिया जिसमें ऑलरेडी 2 kg वाटर था 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। तो अब कितना वाटर हो गया, 3 kg हो गए। तो देखो थोड़ी देर बाद में ये पूरा जो 3 kg वाटर है ना, थोड़ी देर बाद कुछ टी टेम्परेचर पे आ जाएगा, ये टी ही फाइंड आउट करना है। तो हॉट वाटर टू कोल्ड वाटर, हीट एनर्जी का फ्लो हुआ होगा जब मैंने इस हॉट वाटर को इस कोल्ड वाटर में डाला होगा, तो हीट एनर्जी का फ्लो हुआ होगा यहां पे बिटवीन हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर। तो देखो सराउंडिंग में हीट एनर्जी का लॉस नहीं होना चाहिए, ये बात जरूरी है, ठीक है। हीट एनर्जी सिस्टम में ही रहनी चाहिए। तो हॉट वाटर टू कोल्ड वाटर, हीट एनर्जी का यहाँ पे फ्लो हुआ होगा, जैसे मैंने इस हॉट वाटर को कोल्ड वाटर में डाला, तो थोड़ी देर बाद में ना ये पूरा 3 kg वाटर कुछ टी टेम्परेचर पे आ जाएगा। ये बात पक्की है, टी टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा, 90 डिग्री सेल्सियस से कम होगा, ऐसा ही होता है ना, कुछ बीच का टेम्परेचर हो जाएगा। तो कैपिटल टी ये फाइंड आउट करना है। तो चलो उसी का यूज करते हैं, समेशन एम एस डेल्टा टी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो यहां पे स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर वो कितनी होगी या कितनी होती है, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, इतनी होती है ना। तो यहां पे ये यूज होगी 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, क्योंकि वाटर ही है ना, हर जगह वाटर ही है। तो देखो इसका यूज करो बस, M2 इसको ग्राम में कन्वर्ट करो, क्योंकि स्पेसिफिक हीट मुझे वाटर की ग्राम में पता है, ठीक है। 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, तो ये 2 इंटू में 10 की पावर 3 ग्राम हो जाएगा, और ये 1 kg 10 की पावर 3 ग्राम हो जाएगा। तो M 2 इंटू में 10 की पावर 3 S1, ठीक है। डेल्टा टी कैपिटल टी माइनस 40, डेल्टा टी क्या, चेंज इन टेम्परेचर, फिर प्लस M 10 की पावर 3 S अगेन 1, डेल्टा टी कैपिटल टी माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहां पे 10 की पावर 3 तो खत्म ही हो जाएगा, कॉमन लेके वो खत्म ही हो जाएगा ना। तो 2t माइनस 80 प्लस t माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो 3t कितना आ गया, 90 और 80 170, और t कितना आ गया 170 बाय 3, 55 तिया 165, 56 तिया 168, तो ये आ गया 56.66 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये मेरा आंसर हो गया। तो इस हॉट वाटर को इस कोल्ड वाटर में डालोगे ना,
तो थोड़ी देर बाद में ये जो 3 kg वाटर होगा, 2 + 1 3 kg वाटर कितने टेम्परेचर पे आ जाएगा थोड़ी देर बाद में? 56.66 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। यही फाइंड आउट करना था। ये मेरा आंसर हो गया। तो अब देखो थर्ड न्यूमेरिकल, इसमें क्या गिवन है। ये भी लॉ ऑफ मिक्सिंग के ऊपर ही बेस्ड है। यहां पे 3 वाटर बकेट होंगी, 3 बकेट होंगी या 3 बाल्टी होंगी जिसमें वाटर भरा हुआ होगा। तीनों बाल्टियों में कुछ ना कुछ, और वो अलग अलग टेम्परेचर पे होगा। फिर उन तीनों बाल्टियों के वाटर को मिलाएंगे, मिक्स करेंगे। तो देखो थर्ड न्यूमेरिकल, मान लो ये एक बकेट है जिसमें 4 kg वाटर भरा हुआ है, 4 kg वाटर, और कितने टेम्परेचर पे? ये 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे है, ठीक है। और मान लो एक दूसरी बकेट है, इसमें भी वाटर भरा हुआ है, इसमें 3 kg वाटर है, ठीक है, 3 kg वाटर। और ये वाटर कितने डिग्री सेल्सियस पे है? 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, ठीक है। और एक तीसरी बकेट है, इसमें भी वाटर भरा हुआ है, इसमें 2 kg वाटर है 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, इसमें 2 kg वाटर है एट 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है। तो एक बकेट, दूसरी बकेट, तीसरी बकेट, तीनों बकेट में पानी भरा हुआ वाटर। ये पानी 10 डिग्री सेल्सियस पे, ये 30 पे, और ये 90 पे। तो अब देखो मैं क्या करूंगा, इन दोनों बकेट से वाटर को इस बकेट में डाल दूंगा, ठीक है। इन दोनों बकेट से वाटर को मैंने इस बकेट में डाल दिया। तो 4 + 3 7 और 2 9 kg हो गया ना वाटर। तो थोड़ी देर बाद में ये पूरा 9 का 9 kg वाटर कुछ टी टेम्परेचर पे आ जाएगा, ठीक है। ये टी फाइंड आउट करना, अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो यहां पे ये ध्यान रहे, सराउंडिंग को कोई हीट नहीं मिलनी चाहिए। जैसे मैं इन तीनों वाटर को मिक्स करूंगा ना, तो हीट एनर्जी एक्सचेंज अंदर ही अंदर होनी चाहिए, सराउंडिंग को कोई हीट एनर्जी नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। ये बात बहुत जरूरी है। तो इसका यूज कर लो, समेशन ms डेल्टा T = 0। और वाटर ही तो हर जगह पे, वाटर की स्पेसिफिक हीट क्या होती है? 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस में है ना, तो मास को ग्राम में कन्वर्ट कर लो। ये कितना हो जाएगा? 4 × 10³ ग्राम, और ये 3 × 10³ ग्राम, और ये 2 × 10³ ग्राम। और इसका यूज कर लो, लॉ ऑफ मिक्सिंग है, समेशन ms डेल्टा T = 0। जो सेकंड मेथड था, डेल्टा T क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। तो m 4 × 10³ S1 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, डेल्टा T कैपिटल T -10, कैपिटल T -10 प्लस m 3 × 10³ S1 डेल्टा T कैपिटल T -30, ठीक है, प्लस m 2 × 10³ S1 डेल्टा T कैपिटल T -90 = 0। बस यही तो है। तो देखो 10³ तो कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा एक तरह से।
तो 4t माइनस 40 प्लस 3t माइनस 90 प्लस 2t माइनस 180 इज इक्वल टू 0। 4 3 7 और 2 9t इज इक्वल टू 90 प्लस 40 130 और 180 8 और 3 11 1 2 3 310 तो इज इक्वल टू 310। तो t कितना आ गया 310 डिवाइडेड बाय 9 तो ये आएगा 34.4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इतना आएगा ये मेरा आंसर हो गया। तो फाइनली ये जो मिक्स होने के बाद में जो वाटर है ना 9 kg वाटर, ये कितने टेम्परेचर पे आ जाएगा कुछ देर बाद 34.4 डिग्री सेल्सियस। कुछ देर बाद मतलब जब हीट एक्सचेंज होना बंद हो जाएगा। हर जगह पे वाटर का टेम्परेचर कितना होगा, इस 9 kg वाटर का हर जगह पे टेम्परेचर 34.4 डिग्री सेल्सियस। मतलब हर जगह पे इस 9 kg वाटर की डिग्री ऑफ हॉटनेस वो क्या होगी, सेम 34.4 डिग्री सेल्सियस। तो अब देखो आज का फाइनल न्यूमेरिकल, ये जेईई एडवांस लेवल का न्यूमेरिकल है। वैसे तो ये भी अच्छे थे। आज का फाइनल न्यूमेरिकल, फोर्थ न्यूमेरिकल। तो देखो इस न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, लॉ ऑफ मिक्सिंग के ऊपर ही बेस्ड है एक तरह से, ऐसा कह सकते हैं। मान लो ये ए सब्सटेंस है और ये बी सब्सटेंस है और ये सी सब्सटेंस है। ए सब्सटेंस का मास m, बी सब्सटेंस का भी मास m, सी का भी m, तीनों का मास सेम है। ठीक है, और मान लो इसकी स्पेसिफिक हीट है SA, इस बी सब्सटेंस की SB, सी सब्सटेंस की SC, तीनों का मास सेम है। ए सब्सटेंस कितने टेम्परेचर पे है इनिशियली 12 डिग्री सेल्सियस पे, और बी सब्सटेंस 15 डिग्री सेल्सियस पे है, और सी सब्सटेंस 20 डिग्री सेल्सियस पे है। ऐसा गिवन है। अगर मैं ए और बी सब्सटेंस को कांटेक्ट में लाऊं, मतलब ए और बी सब्सटेंस को टच करूं, तो थोड़ी देर बाद में ये ऑब्वियसली कुछ कॉमन टेम्परेचर पे आ जाएंगे, और वो कॉमन टेम्परेचर 13 डिग्री सेल्सियस गिवन है। ठीक है, और अगर मैं यहां पे बी और सी को कांटेक्ट में लाऊं, बी और सी को, तो ये भी कुछ कॉमन टेम्परेचर पे आ जाएंगी थोड़ी देर बाद में, और ये कॉमन टेम्परेचर कितना है 18 डिग्री सेल्सियस गिवन है। तो पूछ क्या रखा है, अगर ए और सी को कांटेक्ट में लाऊं ना, अगर मैं ए और सी को अगर मैं कांटेक्ट में लाऊं, ए और सी को, केवल ए और सी को, तो कुछ देर बाद में ये कुछ कॉमन टेम्परेचर पे आ जाएंगी टी, वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो मैं ए और बी को कांटेक्ट में लाया, कुछ देर बाद में ये कॉमन टेम्परेचर 13 डिग्री सेल्सियस पे आ गई। तो यहां पे समेशन ms डेल्टा टी इज इक्वल टू 0, इसको अप्लाई करो। सराउंडिंग में हीट एनर्जी का लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही मैं ए और बी को कांटेक्ट में लाऊंगा तो हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी हीट एनर्जी का ट्रांसफर होगा। ठीक है, और ये भी तब तक होगा जब तक ये कॉमन टेम्परेचर पे नहीं आती, और वो कॉमन टेम्परेचर 13 डिग्री सेल्सियस। तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कितना है 13 डिग्री सेल्सियस। तो इसका यूज कर लो, समेशन ms डेल्टा टी इज इक्वल टू 0। तो MSA डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर 13 माइनस 12 मतलब 1, प्लस MSB इंटू में डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर 13 माइनस 15 माइनस 2 इज इक्वल टू 0।
तो m से m खत्म हो गया, तो SA कितना आ गया यहां से 2SB। ठीक है, ऐसा ही यहां पे अप्लाई कर लो। अब मैं B और C को कांटेक्ट में लाया हूं, कुछ टाइम बाद में ये 18 डिग्री सेल्सियस कॉमन टेम्परेचर पे आ जाएगी। तो हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी हीट का फ्लो होगा। सही बात है, हॉट टू कोल्ड है 20 से 15, 20 हॉट है 15 कोल्ड है। सही बात है। तो कुछ देर बाद में ये 18 डिग्री सेल्सियस कॉमन टेम्परेचर पे आ गई थर्मल इक्विलिब्रियम पे, तब हीट एनर्जी का फ्लो बंद हो जाएगा। तो इसी का यूज कर लो, MSSB डेल्टा टी 18 माइनस 15 3 प्लस MSC डेल्टा टी 18 माइनस 20 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसी का यूज किया है, समेशन MS डेल्टा टी इज इक्वल टू 0। तो M से M खत्म, तो 3SB ये कितना आ गया 2SC। तो SB कितना आ गया 2SC बाय 3। तो अब मैं A और C को कांटेक्ट में लाया, तो हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी हीट का फ्लो होगा। और मान लो कुछ टाइम बाद में ये थर्मल इक्विलिब्रियम पे आ गए कॉमन टेम्परेचर T पे, ये T फाइंड आउट करना है। तो अगेन इसी का यूज कर लो, बिल्कुल समेशन MS डेल्टा टी इज इक्वल टू 0, MSA डेल्टा टी T माइनस 12 प्लस MSC डेल्टा टी T माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो M से M खत्म हो जाएगा, तो SA इंटू में T माइनस 12 किसके बराबर आएगा SC इंटू में 20 माइनस T के बराबर। ठीक है, तो देखो यहां से SA डिवाइडेड बाय SC ये कितना आ गया SA डिवाइडेड बाय SC 20 माइनस T डिवाइडेड बाय T माइनस 12। और देखो यहां से SC कितना आया 3SB बाय में 2। सही बात है। तो SA 2SB SC 3SB बाय 2। तो यहां से SA बाय SC ये कितना आएगा SA डिवाइडेड बाय SC। SB से SB कैंसिल हो जाएगा, तो 2 डिवाइडेड बाय 3 बाय 2, तो ये आ जाएगा 4 बाय 3। तो SA बाय SC आया 4 बाय 3 इज इक्वल टू 20 माइनस T डिवाइडेड बाय T माइनस 12। तो बस अब तो केवल कैलकुलेशन है, 4T माइनस 48 इज इक्वल टू 60 माइनस 3T। तो 7T आ गया 108। तो T कितना आ गया 108 डिवाइडेड बाय 7, इतना डिग्री सेल्सियस। और ये आएगा 15.4 डिग्री सेल्सियस नियरली। तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो जब मैं A और C सब्सटेंस को, केवल A और C सब्सटेंस को कांटेक्ट में लाऊंगा, तो ऑब्वियसली हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी हीट एनर्जी का फ्लो होगा। तो कुछ देर बाद में A और C ये सेम टेम्परेचर पे आ जाएंगे, कॉमन टेम्परेचर पे 15.4 डिग्री सेल्सियस पे थर्मल इक्विलिब्रियम पे, तब हीट एनर्जी का फ्लो बंद हो जाता है, ये हमें पता ही है। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।